हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेनी जीएस। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं। आज की इस गहन चर्चा में हम शरीर के अद्भुत ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डिकोड करने वाले हैं, जिसे हम मानव रक्त या ब्लड कहते हैं। रक्त को एक तरल संयोजी ऊतक यानी लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू कहा गया है। अब अगर खून पूरी तरह से पानी की तरह बहने वाला एक तरल है, एक लिक्विड है, तो फिर इसे ऊतक या टिश्यू क्यों कहा जा रहा है? मेरा मतलब है, विज्ञान में जब हम टिश्यू सुनते हैं तो दिमाग में त्वचा, हड्डी या मांसपेशी जैसी कोई ठोस और स्थिर चीज आती है। देखिए, विज्ञान की दुनिया में ऊतक यानी टिश्यू का मतलब सिर्फ किसी ठोस या कठोर चीज से नहीं होता है। अच्छा, तो मतलब जरूरी नहीं कि टिश्यू सॉलिड ही हो? बिल्कुल नहीं। जब बहुत सारी कोशिकाएं यानी सेल्स एक साथ मिलकर किसी एक खास काम को पूरा करने के लिए एक टीम की तरह काम करती है ना, तो उस पूरे समूह को ऊतक कहा जाता है। और रक्त के अंदर भी अनगिनत कोशिकाएं होती हैं जो एक ही टीम का हिस्सा हैं। ओके, समझ गया। और वो जो कनेक्टिव या संयोजी वाला हिस्सा है, उसका क्या फंडा है? उसका सीधा सा अर्थ है जोड़ना। सिर के बालों से लेकर पैर के अंगूठे तक ना, शरीर का हर एक अंग, हर एक सेल इस रक्त के जरिए ही एक दूसरे से जुड़ा रहता है और ऑक्सीजन ले पाता है। हाँ, क्योंकि खून तो हर जगह पहुंच रहा है। एग्जैक्टली। इसीलिए भले ही ये लगातार बहने वाला तरल है, लेकिन कोशिकाओं का एक संगठित समूह होने और पूरे शरीर को आपस में कनेक्ट करने के कारण ही इसे तरल संयोजी ऊतक का दर्जा मिला है। नोट्स के मुताबिक एक सामान्य वयस्क मानव यानी एक एडल्ट के शरीर में लगभग 4.5 से 5.5 लीटर रक्त होता है। बिल्कुल। और वहीं अगर हम एक नवजात शिशु की बात करें, यानी न्यू बॉर्न बेबी में, तो ये मात्रा सिर्फ 300 से 400 मिलीलीटर होती है। शरीर के आकार के हिसाब से ये डिफरेंस तो बहुत बड़ा लगता है। इंसान के शरीर में रक्त की कुल मात्रा हमेशा उसके शरीर के कुल वजन का 7 से 7.5% ही होती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का वजन 70 किलोग्राम है, तो उसका 7% लगभग 4.9 या 5 लीटर के आसपास ही बैठेगा। ओहो, मतलब ये एक फिक्स्ड वैज्ञानिक अनुपात है। बिल्कुल, इसे हमेशा याद रखना चाहिए। अगर 5 लीटर का यह हाईवे नेटवर्क शरीर में चल रहा है, तो इसमें असल में बह क्या रहा है? उसी पर आते हैं। जब हम रक्त की संरचना यानी कॉम्पोजिशन को गहराई से देखते हैं, तो नोट्स बताते हैं कि रक्त मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बटा है। राइट। पहला तरल भाग, जिसे प्लाज्मा कहते हैं, जो पूरे रक्त का 55% है, और दूसरा है ठोस भाग यानी सॉलिड पार्ट, जो बाकी का 45% है। इसी ठोस हिस्से में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स मौजूद होते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स इतने सूक्ष्म होते हैं और इस तरल प्लाज्मा में इतने परफेक्ट तरीके से घुले रहते हैं कि वे नसों की दीवारों से टकराकर रुकते नहीं हैं। मतलब बिना कोई रुकावट पैदा किए एक स्मूथ बहाव के रूप में चलते रहते हैं। तो खून असल में एक परफेक्ट बायोलॉजिकल स्मूदी है। बिल्कुल सही कहा आपने। अब इस स्मूदी के बेस लिक्विड यानी प्लाज्मा पर थोड़ा फोकस करते हैं। हियर इज वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। हमने अभी देखा कि पूरे खून का 55% हिस्सा प्लाज्मा है। हाँ, लेकिन जब हम सिर्फ इस प्लाज्मा को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखते हैं, उस प्लाज्मा का भी 90 से 92% हिस्सा केवल पानी है। पानी है, बिल्कुल। मतलब एक तरल के अंदर एक और तरल का साम्राज्य। हाँ, अगर मैं इसे वापस उस हाईवे वाले या नदी वाले उदाहरण से जोड़ूं, तो क्या यह कहना सही होगा कि प्लाज्मा वो नदी है और आरबीसी या डब्ल्यूबीसी जैसी ठोस कोशिकाएं उस नदी में तैरने वाली नावें हैं? ये बहुत सटीक विजुअलाइजेशन है। लेकिन यहां सोचने वाली बात यह है कि प्लाज्मा में इतना सारा पानी ही क्यों है? मतलब प्रकृति ने इसके लिए किसी और गाढ़े रसायन का चुनाव क्यों नहीं किया? पानी का चुनाव इसलिए किया गया है क्योंकि पानी कुदरत का सबसे बेहतरीन सॉल्वेंट है, यानी चीजों को अपने अंदर बहुत आसानी से घोलने वाला पदार्थ। अच्छा, तो घोलने की क्षमता की वजह से? बिल्कुल। अगर प्लाज्मा में ये 90 से 92% पानी नहीं होता ना, तो रक्त अपना तरल द्रव्यमान यानी लिक्विड मास पूरी तरह खो देता। पानी की ये खासियत है कि ये भारी मात्रा में रसायनों और गैसों को अपने अंदर समा सकता है। राइट। इसी वजह से प्लाज्मा अपने साथ खाया हुआ भोजन, कोशिकाओं से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों को घुले हुए रूप में यानी डिसॉल्व्ड फॉर्म में ले जाने में सक्षम हो पाता है। समझ गया। प्लाज्मा में ग्लूकोज और अन्य शर्करा भी होते हैं। हाँ, ग्लूकोज और अदर शुगर्स मौजूद होते हैं। तो क्या ये वही ग्लूकोज है जो इंसान को खाना खाने से मिलता है और जिसके बारे में कहा जाता है कि ये शरीर को ऊर्जा देता है? बिल्कुल वही है। शरीर की हर एक कोशिका को 24 घंटे काम करने के लिए लगातार ऊर्जा चाहिए होती है। तो जब कोई भोजन करता है तो पाचन तंत्र
उस भोजन को तोड़कर अंततः ग्लूकोज और अन्य शर्करा में बदल देता है। और फिर वो ग्लूकोज सीधा प्लाज्मा में चला जाता है? हाँ, ये तुरंत इसी प्लाज्मा में जाकर घुल जाता है। प्लाज्मा फिर इसे शरीर के हर एक कोने, हर एक सेल तक पहुंचाता है। फिर कोशिकाएं इस ग्लूकोज को ग्रहण करती हैं और अपनी चयापचयी प्रक्रियाओं यानी मेटाबॉलिक प्रोसेस को चलाती हैं। नोट्स बताते हैं कि प्लाज्मा में 7 से 8% प्रोटीन भी पाया जाता है। ये बहुत ही क्रिटिकल हिस्सा है प्लाज्मा का। हाँ, और यहाँ 3 बहुत ही खास प्रोटीन्स का गहराई से जिक्र है: एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजन। अब ये नाम सुनने में भले ही मेडिकल डिक्शनरी के लगे हैं, लेकिन इनके काम बहुत सीधे हैं। बिल्कुल, बहुत स्पेसिफिक काम है इनके। एल्ब्यूमिन के बारे में लिखा है कि ये द्रव संतुलन यानी लिक्विड बैलेंस बनाए रखता है। अब इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। द्रव संतुलन का असल में क्या मतलब है? मैं समझाती हूँ। क्या इसका मतलब ये है कि अगर शरीर में एल्ब्यूमिन ना हो तो खून नसों से बाहर लीक होने लगेगा? ये बिल्कुल सही निष्कर्ष है। इसे समझने के लिए हमें रक्त वाहिकाएं यानी ब्लड वेसल्स की बनावट को देखना होगा। हमारी नसें ना लोहे या प्लास्टिक के पूरी तरह से सील बंद पाइप नहीं होती हैं। अच्छा, तो उनमें छेद होते हैं? हाँ, उनकी दीवारें थोड़ी पारगम्य होती हैं, जिनमें से छोटे कण और तरल अंदर बाहर आ जा सकते हैं। अब शरीर में पानी को उन नसों के अंदर ही रोक कर रखने के लिए एक ताकत की जरूरत होती है। एल्ब्यूमिन एक अदृश्य स्पंज या चुंबक की तरह काम करता है। ओहो, मतलब वो पानी को पकड़ कर रखता है? एग्जैक्टली। ये खून के अंदर पानी को अपनी तरफ खींचकर उसे बांध कर रखता है। अगर किसी कारण से खून में एल्ब्यूमिन प्रोटीन कम हो जाए तो ये द्रव संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। तो फिर पानी नसों से बाहर आ जाएगा? हाँ, नसों के अंदर से पानी रिसकर बाहर आसपास के ऊतकों में जमा होने लगेगा। इसी वजह से पैरों, टखनों और पेट में भारी सूजन आ जाती है, जिसे मेडिकल भाषा में इडीमा कहते हैं। दूसरा प्रोटीन जो लिस्ट में है वो है ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बारे में लिखा है कि ये प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम का एक अहम हिस्सा है और संक्रमण से लड़ता है। जब भी कोई बाहरी वायरस या बैक्टीरिया शरीर रूपी शहर में घुसपैठ करता है ना, तो ग्लोबुलिन एक सुरक्षा बल की तरह एंटीबॉडीज का निर्माण करता है। अच्छा, एंटीबॉडीज बनाता है। हाँ। अब तीसरा प्रोटीन है फाइब्रिनोजन, जिसका काम रक्त का थक्का यानी ब्लड क्लॉटिंग जमाना है, जिस पर हम बस थोड़ी देर में गहराई से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले नोट्स में एक और चीज है, विटामिन्स और हार्मोन्स, राइट? हाँ, प्लाज्मा के अंदर विटामिन और हार्मोन भी मौजूद होते हैं जो शरीर की शारीरिक क्रियाओं यानी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। और एक और बहुत ही जरूरी सेक्शन है अपशिष्ट उत्पाद यानी वेस्ट प्रोडक्ट्स। ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। नोट्स में खासतौर पर यूरिया का जिक्र है। और अगर ये यूरिया कोशिकाओं के आसपास जमा रह जाए ना, तो वो हिस्सा जहरीला हो जाएगा। इसलिए प्लाज्मा उस यूरिया को अपने अंदर घोल लेता है और फिर उसे शरीर से बाहर निकालता है। हाँ, ये प्लाज्मा रूपी मालगाड़ी उस कचरे को शरीर के हर कोने से बटोरकर सीधा किडनी तक ले जाती है। किडनी एक फिल्टर प्लांट की तरह उस यूरिया को खून से अलग कर देती है और फिर वो शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये तो बात हो गई उस नदी की यानी प्लाज्मा की। अब इस नदी में जो नावें चल रही हैं, डिलीवरी ट्रक दौड़ रहे हैं, मेरा मतलब है आरबीसीज, उनकी बात करते हैं, जिन्हें एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। हाँ, इनकी संख्या मिलियंस में होती है, लाखों में। शरीर में सबसे ज्यादा कोशिकाएं यही हैं। लेकिन सबसे हैरानी की बात है कि आकार में ये सबसे छोटी होती हैं। और इनका शेप भी तो थोड़ा अलग होता है ना, बीच में दबा हुआ सा। हाँ, जिसे हम बाइकॉन्केव या द्विअवतल कहते हैं। वो इसलिए क्योंकि शरीर के अंदर कुछ नसें, जिन्हें कैपिलरीज कहते हैं, वो इतनी पतली होती हैं कि वहां से सिर्फ एक ही सेल गुजर सकता है। अच्छा, तो ये लचीला शेप उन्हें मुड़कर निकलने में मदद करता है। एग्जैक्टली। बिना फंसे आसानी से निकलने के लिए ये शेप बहुत जरूरी है। अरे वाह। लेकिन यहाँ एक सवाल है। हम इन्हें कोशिका कहते हैं, लेकिन इनमें तो न्यूक्लियस या केंद्रक होता ही नहीं है। बिना ब्रेन के ये कैसा सेल है? ये इवोल्यूशन का बहुत ही स्मार्ट तरीका है। देखिए, आरबीसी का एकमात्र काम है ऑक्सीजन ढोना, और इसके लिए उन्हें हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन चाहिए। राइट। अब अगर सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा तो वो बहुत जगह घेर लेगा। इसलिए आरबीसी जैसे ही मैच्योर होती हैं, वो अपना न्यूक्लियस बाहर फेंक देती हैं ताकि हीमोग्लोबिन के लिए ज्यादा स्पेस बन सके। बहुत बढ़िया। लेकिन स्टूडेंट्स ध्यान दें, ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियस ना होने के वजह से ये खुद को रिपेयर नहीं कर पाती। सही बात है। तो इनका जीवन काल सिर्फ लगभग 120 दिन होता है।
120 दिन बाद इनका क्या होता है? 120 दिन बाद ये पुरानी आरबीसीज स्प्लीन यानी प्लीहा और लिवर में जाकर नष्ट हो जाती हैं। इसीलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। और शरीर इनका आयरन वापस इस्तेमाल कर लेता है। अच्छा, रंगों को लेकर भी ना एक बड़ा भ्रम है। हीमोग्लोबिन का असली रंग क्या होता है? प्राकृतिक रूप से हीमोग्लोबिन बैंगनी यानी पर्पल रंग का होता है। पर्पल? सच में? हाँ, लेकिन जब ये फेफड़ों से ऑक्सीजन उठाता है ना, तो केमिकल रिएक्शन से एकदम चमकीला लाल हो जाता है। ओके। इसीलिए धमनियों का खून चमकदार लाल दिखता है। और जब ऑक्सीजन बांट देता है तब बिना ऑक्सीजन वाला खून शिराओं से लौटते वक्त गहरा लाल बैंगनी हो जाता है। मेक सेंस। अब अगर इन आरबीसी की कमी हो जाए तो एनीमिया होता है, लेकिन क्या इनका बहुत ज्यादा होना अच्छी बात है? बिल्कुल नहीं। आरबीसी की अधिकता से पॉलीसिथीमिया नाम की बीमारी होती है। खून इतना गाढ़ा हो जाता है कि ट्रैफिक जैम लग जाता है और त्वचा पर काले धब्बे पड़ने लगते हैं। ओहो, ट्रांसपोर्टेशन तो समझ आ गया, लेकिन अगर शरीर के इस हाईवे पर बाहर से कोई हमला हो जाए, कोई बैक्टीरिया आ जाए, तो सुरक्षा कौन करता है? तब एंट्री होती है हमारे शरीर की असली मिलिट्री की, श्वेत रक्त कणिकाएं, जिन्हें ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। और यहाँ स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के साइज और नंबर्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसे ऐसे याद रखें कि देश की मिलिट्री में सैनिकों की संख्या हमेशा नागरिकों से कम होती है। डब्ल्यूबीसी सिर्फ हजारों में होती हैं, लेकिन आकार में सबसे बड़ी होती हैं। और लाल कोशिकाओं के उलट इनमें अपना न्यूक्लियस होता है, राइट? बिल्कुल, और इनका आकार अनियमित होता है, कोई फिक्स्ड शेप नहीं। फिक्स शेप ना होने का क्या फायदा है? ये सबसे बड़ा फायदा है। जब बैक्टीरिया आता है तो ये अपना शेप बदलकर उसे चारों तरफ से घेर लेती हैं और निगल जाती हैं। इसे फैगोसाइटोसिस कहते हैं। मतलब सीधे दुश्मन को खा जाती हैं। इसीलिए इन्हें भक्षक कोशिका या सैनिक कोशिका कहा जाता है। हाँ। और इसी लगातार युद्ध की वजह से इनका जीवन काल बहुत छोटा होता है, सिर्फ 12 से 20 दिन। और इनमें भी अलग अलग तरह के सैनिक होते हैं ना? एग्जैक्टली। ग्रैन्युलोसाइट्स जैसे न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, और अग्रैन्युलोसाइट्स जैसे लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। राइट। लिम्फोसाइट्स तो मेमोरी भी रखते हैं कि कौन सा वायरस पहले आया था। क्या गजब का डिफेंस सिस्टम है। बिल्कुल। अब डिलीवरी हो गई, सुरक्षा हो गई, लेकिन मान लीजिए कोई चोट लग जाए और ये हाईवे ही टूट जाए, तब क्या होगा? खून तो बहने लगेगा। ऐसे डैमेज कंट्रोल के लिए थ्रोम्बोसाइट्स यानी प्लेटलेट्स मैदान में आते हैं। ये अस्थि मज्जा में बनते हैं, लाखों में होते हैं, और इनमें भी केंद्रक नहीं होता। और इनका भी आकार बदलता है ना? हाँ, नॉर्मली ये सिंपल डिस्क जैसे होते हैं, लेकिन चोट लगते ही एक्टिव होके ये तारे जैसे या कांटेदार बन जाते हैं, ताकि एक दूसरे में फंसकर छेद को बंद कर सकें। बिल्कुल वेलक्रो की तरह। सही कहा। लेकिन ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। थक्का जमने के जो स्टेप्स हैं वो सिर्फ प्लेटलेट्स के चिपकने से पूरे नहीं होते। इसके पीछे पूरी एक चेन रिएक्शन है। हाँ, इसे हम 4 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, जैसे ही चोट लगती है प्लेटलेट्स और ऊतक थ्रोम्बोप्लास्टिन छोड़ते हैं। ओके, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये पहला अलार्म हो गया। फिर दूसरा स्टेप, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन खून में मौजूद कैल्शियम आयनों और विटामिन के साथ मिलता है, और ये सब मिलकर प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देते हैं। तो प्रोथ्रोम्बिन बन गया थ्रोम्बिन। फिर तीसरे स्टेप में ये थ्रोम्बिन प्लाज्मा में मौजूद उस फाइब्रिनोजेन के पास जाता है। अच्छा, वही फाइब्रिनोजेन जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था। एग्जैक्टली। थ्रोम्बिन उस फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन के जालों में बदल देता है। और फिर चौथे स्टेप में इसी फाइब्रिन के जाल में रक्त कोशिकाएं फंस जाती हैं और थक्का यानी क्लॉट बन जाता है। क्या गजब का टीम वर्क है। बहुत जादुई टीम वर्क है। और अगर कैल्शियम या विटामिन के की कमी हो जाए तो ये चेन टूट जाएगी। बिल्कुल। हमने देखा कि चोट लगने पर थक्का जमना कितना जादुई और ज़रूरी है, लेकिन ज़रा सोचिए, अगर ये थक्का जमने का पूरा सिस्टम किसी स्वस्थ रक्त वाहिका के अंदर बिना किसी चोट के अचानक सक्रिय हो जाए तो हमारे शरीर का क्या होगा? दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको टॉपिक समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने साथी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।